बाबूलाल जी, आपका स्वागत है प्रभात संवाद कार्यक्रम में। सवाल मेरा ये है कि 2019 में के चुनाव में भाजपा जेएमएम से कहेंगे यूपीए गठबंधन से बहुत बुरी तरह से शिकस्त खाई। अब 2024 सामने है, तो उसको लेकर के क्या रणनीति है? क्योंकि अब भाजपा नई तेवर में है, आपके साथ है, तो क्या तैयारी है 2024 की? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि 2019 में बुरी तरह से शिकस्त तो नहीं खाई, लेकिन जो कहते हैं ना कि विधानसभा में जो कि मुंडी गिना जाता है तो निश्चित रूप से मुंडी कम है। लेकिन अगर वोटों के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि एग्जैक्ट तो अभी नहीं है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। लगता है कि यूपीए गठबंधन को जो वोट मिला था और बीजेपी को जो वोट मिला था वो 2-2.5 लाख के डिफरेंस रहा है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बुरी तरह से बीजेपी ने शिकस्त खाई, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपने जो कहा कि आम पब्लिक तो विधानसभा में मुंडी को गिनता है, ये वोट के आंकड़े को वो नहीं देखता है, तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं। और नहीं तो बहुत बुरी तरह से नहीं कि बहुत ही मामूली ही जिसको कह सकते हैं वोटों का डिफरेंस रहा है। लेकिन मामूली डिफरेंस में ही सीटों की काफ़ी डिफरेंस आ गया है और इस कारण से आज बीजेपी अपोजिशन में है। और जहाँ तक आपने कहा कि 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक तो राष्ट्रीय पार्टी है और लगातार जिसको कहते हैं सक्रिय रहती है, वो बीजेपी का मानना है कि भाई हम सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते, ऐसा नहीं है कि हम जनता के लिए राजनीति करते, समाज के लिए राजनीति करते हैं। और समाज के लिए जब व्यक्ति राजनीति करता है तो फिर चुनाव तो ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी है चुनाव आता है तो 5 साल में चुनाव लड़ेंगे, या बीच में भी चुनाव आता है तो लड़ते ही है। लेकिन कुल मिलाकर के हम समाज के लिए राजनीति करते हैं, देश के लिए राजनीति करते हैं, राज्य के लिए राजनीति करते हैं, तो पार्टी सदैव सक्रिय रहती है। और आपने देखा होगा जैसे कोरोना काल ही आया, विपदा का समय, तो उस वक्त भी आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले और जो अभावग्रस्त लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, उसको जो सहयोग करना, उसको मदद हम कैसे पहुंचा सकते हैं, उस काम को भी पार्टी लगातार करती रही। और फिर अभी भी आपने देखा जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये जो पूरा सेवा पखवाड़ा था, तो उसको भी अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम। और जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन था 17 सितंबर, तो पूरे देश के पैमाने पर रक्तदान शिविर, कहीं कोई केक नहीं काटा गया, कहीं कोई पूजा पाठ नहीं किया गया, बल्कि रक्तदान शिविर। कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि और फिर साफ सफाई, पेड़ पौधा लगाना, या जितना भी समाज सेवा का जो एक आयाम हो सकता है, तो पार्टी कोशिश करती है कि भाई हर हमेशा हम सक्रिय रहें। और जन मुद्दों को लेकर के भी जहाँ कहीं कोई घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, उसको लेकर के भी पार्टी संघर्ष करती रहती है। तो ये लगातार हमारा पार्टी का ये काम चलते रहता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि 2024 को ही ध्यान में रख करके, हाँ ठीक है, जब चुनाव आता है तो थोड़ा सा गति और बढ़ जाती है। अब जैसे 24 में चुनाव है, आप 23 में देखेंगे कि गति बढ़ जाएगी। और बल्कि एक प्रकार से कल से ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम तो कल ही कर रहे हैं 18 तारीख को। गढ़वा विधानसभा सीट जो है पारंपरिक सीट रही है, पिछली बार उस पर झामुमोर जीती है। तो जैसे वहाँ पे लोगों का कहना है, चूँकि मेरा विधानसभा है वो, तो वहाँ पे लोकल जो कहते हैं कि वहाँ काम बहुत अच्छा नहीं हुआ, सत्येंद्र तिवारी जी थे उस समय, बहुत बढ़िया काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से झामुमो को उसका एडवांटेज मिला, वोट कॉम्बिनेशन जो भी रहा हो। तो क्या उस पर किस तरह से जाएंगे? जो सीटें आपकी थी और उसको हार गए, तो उसको फिर कैसे निकालेंगे वापस? अब कैसे निकालेंगे, कोई शॉर्टकट तो रास्ता नहीं होता है, उसका हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोगों के ध्यान में है। और आप जैसे आपने कहा कि कोई परंपरागत सीट, ऐसा भी नहीं है, कई सीटें जीतते हैं, हारते हैं। अगर आप देखें तो 2014 में वो सीट, ये क्या कहते हैं, 2009 में वो सीट बीजेपी नहीं जीती थी, उस समय जेवीएम से सत्येंद्र तिवारी जीते थे। फिर 14 में वो बीजेपी पे आए तो बीजेपी सीट जीते। और बीजेपी पहले, बहुत पहले, जब गिरिनाथ सिंह के पिताजी हुआ करते थे, क्या नाम है भूल रहे हैं उसका, तो वो जीते थे 90 के पूर्व, और फिर सीट बिल्कुल चला गया था।
दूसरों के हाथ में, राजद के हाथ में। तो कहने का अर्थ है कि सीट में ऐसे होते रहता है। और लेकिन हमें उम्मीद है कि आप 2024 में निश्चित रूप से जीतेंगे। हम लोगों के ध्यान में है गढ़वा। सर, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव लाया है गठबंधन सरकार ने, एक दांव खेला है। तो ऐसे में भाजपा अपना आधार कैसे बचाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जो उन्होंने 1932 का जो उन्होंने आपने कहा ना कि दांव खेला है, जब दांव खेला ही आप बता रहे हैं तो जनता को भी इस बात को समझ में है वो दांव खेल रही है, जो कि हकीकत में वो है नहीं। क्योंकि जनता की हितों की ध्यान उसमें कम रखा गया है कि उसमें राजनीतिक हितों की पूर्ति अधिक हो, उस राजनीतिक उसमें से अधिक ध्यान में रख करके 1932 को उन्होंने लाया। उसमें से 2-3 बातें हैं कि अगर आपको ध्यान में होगा, जब अलग राज्य बना था 2001 में, 1932 नहीं था बल्कि बिहार सरकार में, बिहार में जो स्थानीयता को लेकर के 3rd और 4th ग्रेड के लिए जो नियमावली जो बनी हुई थी 1982 का, उसको 2001 में हमने अडॉप्ट किया था। झारखंड जब अलग राज्य बना राज्य सरकार ने, और अडॉप्ट करने के पहले हम लोग सर्वदलीय मीटिंग बुलाए थे। और सर्वदलीय मीटिंग में सबों ने कहा कि भाई बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में क्या स्थानीयता का आधार क्या माना है। तो जो 1982 का सर्कुलर था, जिसमें लिखा हुआ था पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जिसके पूर्वज का नाम दर्ज हो उसको स्थानीय माना जाएगा, और 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही उसमें शब्द लिखा हुआ, तो इसको हम लोगों ने अंगीकार किया था। फिर मामला बाद में हंगामा हो गया, आप सबको ध्यान में होगा उस समय। फिर कोर्ट गया तो कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। अब मेरा इतना ही कहना है कि भाई 1932 किया था तो जो कोर्ट उन्होंने निरस्त किया था, तो उन सारे चीज़ों को अध्ययन करके और उसकी समाधान करते, और उसके साथ वो नियोजन को भी जोड़ता। लेकिन आप सब ने देखा कि 1932 तो बात किया, लेकिन नियोजन को उसमें से अलग रखा। नियोजन नीति जो झारखंड सरकार बनाई है पिछले दिनों, वो कहा कि जो झारखंड में 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, वो 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में वो पात्रता होंगे, वो माने जाएंगे। तो दोनों बिल्कुल विरोधाभास है। शुरू में नगाड़ा बजा करके गुलाल अबीर को खेला, लोग खुशी मनाया कि चलो भाई अब 1932 हो गया, लेकिन अब तो वही लोग विरोध करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगे कि भाई इन्होंने हम लोगों को ठगा है। 27% रिजर्वेशन का भी वही है, आप सबको ध्यान में है। जब झारखंड राज्य बना था वो समय ही क्या कहते हैं 73% 50 से रिजर्वेशन को आगे बढ़ाए थे, 73% किए थे, और उसमें ओबीसी को 27% दिया गया था। फिर वो भी मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उस समय निरस्त कर दिया था। अब इन्होंने उसको बिना कोई समाधान किए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग गठित करते और फिर पूरा सर्वे करते और उसके बाद फिर लाते, तो उन सारे कुछ लाया ही नहीं। तो अब उन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है कि भाई हम लोगों को इन्होंने ठगा है। शुरू में 2-4 दिन लोगों ने खुशी मनाया, नगाड़ा वगाड़ा बजाया, लेकिन अब सब समझ में आ गया। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, हमसे भी कई लोग मिले। हमने लोगों को कहा कि तुम पढ़े हो कि नहीं, बोला कि नहीं पढ़े, अखबार में पढ़े। हम बोले कि चलो नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं। तो पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अरे यार, तो हम लोगों को बड़ी ठगा है। अब वो लोग समझ रहे हैं, इसलिए उसमें से कुछ नहीं, उससे बीजेपी नहीं डरी हुई है, बल्कि उनसे उनको अब डर पैदा हो गई है। इसमें खतियान आधारित पहचान के लिए भाजपा का क्या स्टैंड है, सीधा सवाल? देखिए, भाजपा का शुरू से स्टैंड रहा है कि भाई अब जैसे हमने बताया कि जब अलग राज्य बना था तो उस समय स्थानीयता को लेकर के जो बिहार सरकार की सर्कुलर था, और बिहार सरकार ने ही इस बात को प्रमुखता से दी थी कि भाई 3rd और 4th ग्रेड की जो जिला स्तर की जो नियुक्तियां होती है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। और भारतीय जनता पार्टी आज भी मानती है, और इसलिए उस समय हम लोग उसको अंगीकार किए थे। प्राथमिकता में उसको डिफाइन भी किया है कि अगर 2 लोग सम योग्यता रखते हैं तो स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आज भी हम लोग मानते हैं कि भाई अलग राज्य बना है तो स्वाभाविक है भाई यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कोई
बीजेपी का इफ एंड बट कुछ भी नहीं है उसमें से। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय 1985 कट ऑफ डेट स्थानीयता को परिभाषित किया था, तो क्या आपकी पार्टी उस स्टैंड पर कायम है? देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे आपको जाना पड़ेगा, आपको ध्यान में होगा जब बीजेपी और जेएमएम मिलकर के सरकार बनाए थे अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, और 28 महीनों तक वो सरकार चली। ये हमें लगता है कि 2009 की बात है। और उसके बाद 28 महीनों के बाद हेमंत सोरेन उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने समर्थन विड्रॉ किया इस नाम पर कि भाई जो जिसको हमने बताया कि जो स्थानीयता की नीति हम लोगों ने जो अंगीकार किया था उन्हें उसे पसंद नहीं था, और इसलिए उन्होंने समर्थन को विड्रॉ किया कि भाई इनको स्थानीय पुनः परिभाषित करना चाहिए। इस मांग को लेकर के जेएमएम सदैव आंदोलन करते रही, और जब सरकार गिरी इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी, और शायद 18 महीना ऐसा कुछ दिनों सरकार चली, लेकिन उन्होंने भी कुछ किया नहीं। लेकिन वो लोग इस मांग को करते रहे। जब कोई भी पॉलिटिकल मांग होती है तो फिर जब 14 में रघुवर जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो रघुवर जी को लगा कि भाई ये मांगे अगर चल रही है, उस समय की सरकार को लगा कि भाई इस मांग को कहीं ना कहीं हमें समाप्त करना चाहिए। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला और 1985 को कट ऑफ डेट बनाया। अब ये उनको भी ये पसंद नहीं था। अभी तो जेएमएम को बताना पड़ेगा ना भाई, पिछले बार जो हम लोगों ने लाया था वो भी उनको पसंद नहीं था, रघुवर जी लाया उनको भी पसंद नहीं। अरे इन्होंने ऐसा लाया, क्या बोलते उसको, वो लोग नहीं बोलते चूचू का मुरब्बा, ऐसा कुछ कर दिया कि भाई नियोजन का कोई आता पता नहीं, ऐसे ही कर दिया कि 32। तो कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है बड़े विचार मंथन करके, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं तो आप कुछ करिए ठीक से। तो अब इन्होंने कुछ किया नहीं। जो नोटिफिकेशन आप लोग देखे होंगे, दोनों ही नोटिफिकेशन को कहा कि केंद्र सरकार को भेजेंगे। भैया आपको करना है, केंद्र सरकार से उसमें कहाँ ताल्लुकात है? आपको यहाँ रिजर्वेशन देना है ओबीसी को, उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाया हुआ है। आपको अगर लगता है कि यहाँ उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप कोई आयोग गठित करेंगे, सर्वे करेगी, फिर उस आधार पर आप फिर कैबिनेट में लाएंगे, ताकि कोई अगर कोर्ट जाए तो उसको आप वहाँ रिप्रेजेंटेशन आप दे सके, बढ़िया से आप ब्रीफ कर सके। तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कह रहे हैं केंद्र को हम भेजेंगे। तो आप अपने कुछ करना नहीं है, दूसरों के मत्थे आप मर रहे हैं सब कुछ। तो इसलिए मैंने कहा कि कुल मिला करके तो इस परिपेक्ष्य में या इस स्थिति में वो 1950 से आए थे। आदिवासी बहुल स्टेट है, रिजर्व्ड सीटों पर भाजपा का फार्मूला फेल क्यों हो जाता है? 2019 से 28 सीटों में से मात्र आप 2 जीत पाने में कामयाब हुए थे, और लगातार उपचुनाव आप हार रहे हैं। चारों जो सीट है उस पर भाजपा लूज की है। तो पार्टी किस तरीके से इसे सोच रही है? देखिए, लगातार तो नहीं है। पहली दफ़ा ये जो कह रहे हैं ना कि अभी काफ़ी कम सीटें यानी 2 सीट मात्र जीते हैं रिजर्व सीट में। उससे पहले अगर आप देखें तो काफ़ी सीटें जीते हुए थे। आंकड़ा तो अभी हमने बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं काफ़ी सीटें जीते हुए थे। तो हम लोग भी इस बात के लेकर के चिंतित हैं कि भाई अगला बार कम नहीं हो, बल्कि हम अधिक सीट रिजर्व सीट भी हम जीते। उसके लिए हम सब लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, लगे हुए हैं उसके लिए। और हमें उम्मीद है कि 2024 में आपको ये प्रश्न नहीं करना पड़े, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। राज्य में भाजपा की कमान किसके पास है, और क्या आपको लगता है कि आज भाजपा के कार्यकर्ता अलग अलग ध्रुव में बटे हुए हैं? नहीं, कोई ध्रुव में कार्यकर्ता नहीं बटे हुए हैं, सब लोग साथ में ही काम करते हैं। लेकिन जब बड़ी संगठन होता है तो सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, कार्यकर्ता कुछ सोच भी होता है, तो इसलिए चर्चाएं कभी होता होगा, तो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। नहीं तो ऐसा कुछ ध्रुव में कहीं कोई बटा हुआ नहीं है। क्या 2024 में आप पार्टी के चेहरा होंगे, आपको लगता है? अब ये तो पार्टी तय करती है ना, ये हमारा विषय नहीं है। हम तो भारतीय जनता पार्टी में आए कार्यकर्ता बन करके, और उस वक्त भी हम अपने को नेता बनना नहीं चाहते थे। हमने दिल्ली में भी अपने से जा करके और नेता से मिल करके हमने कहा था कि
नहीं तो लोग कहेगा कि भाई नेता बनने के लिए ही हम आए। बल्कि हमने तो यहाँ तक कहा था कि हम चाहते हैं कि विधानसभा से हम रिज़ाइन कर दें और नए सिरे से चुनाव लड़ करके हम आए। लेकिन पार्टी ने कहा कि भाई जब विधिवत पार्टी विलय हो रही है, फिर आपको इसमें क्यों परेशानी है, फिर इस प्रकार से भागना नहीं चाहिए। पार्टी की ये निश्चित निर्णय है कि नहीं, आपको ही लीडर बनना है। हमने काफ़ी समझाने की कोशिश की उस वक्त केंद्र में लीडर को, लेकिन अब जब जवाबदेही लोग देते हैं तो उससे भाग भी नहीं सकते। तो इसलिए पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी, जिस प्रकार के काम देगी, हम हर हमेशा बिल्कुल तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। भाजपा में फ़िलहाल 3 मुख्यमंत्री हैं। सड़कों पर उनकी तरफ हम लोग देखते हैं कि कई खामियां, उनकी नाकामियां हम गिनाते रहते हैं सरकार की, लेकिन सड़क पर आपने क्या संघर्ष किया? अब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पॉलिटिकल पार्टी में आदमी काम करते हैं तो फिर जनता की जो जन समस्याएं होती हैं तो उन समस्याओं को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाते हैं। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर हमेशा कोई बस कोई तोड़फोड़ करना, रोड कोई ब्लॉक करना, ऐसा नहीं होता है। कभी जनता के बीच में जाके आवाज़ उठाना, आप सब लोगों से मिल कर के भी जनता के यहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का भी काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी जन मुद्दा होता है, अगर आप पिछले, अब तो 3 साल हो रही है सरकार को बने हुए, दिसंबर की, तो अगर आप जब से सरकार बनी है, अगर आप तब से अगर आप देखें तो लगातार जो भी इशूएं रही, हम सब लोगों ने लगातार उस पर विरोध किया और संघर्ष करते रहे। क्योंकि हम बीजेपी की ओर से विधायक दल के लीडर हैं, तो स्वाभाविक रूप से अन्य की तुलना में, जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री है, तो यहाँ उस प्रकार के समय नहीं दे सकते। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो कुल मिलाकर के हम विधायक दल के लीडर हैं, तो यहाँ के जितने भी प्रकार के मुद्दा है, उन सारे मुद्दों को लेकर के लगातार हम आवाज़ उठाते रहे। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र में उससे और दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। हाँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो उग्र भी आंदोलन होता है, लेकिन सामान्यतया व्यक्तिगत रूप से हम उसके कोई बहुत अधिक पक्षधर नहीं रहते हैं कि आप तोड़फोड़ करना या बंदी करना। ये हम अपनी बातों को प्रखरता से कैसे हम जनता के बीच पहुंचा सकें। लोकतंत्र में मुख्य विषय होता है कि लोगों को जागरूक करना। अगर लोगों को हमने समझाने में सफल हो गए कि भाई ये सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है, इस सरकार में जनता सुरक्षित नहीं है, अगर हम इतने कामयाब हो गए कि लोगों को बताने में, समझाने में, तो हम समझते हैं कि बड़ी बातें हैं। और ये इस काम को हम लगातार कर भी रहे हैं। और कहीं अगर लगता है कि आपको ये काम आपने नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से भी आप सुझाव हमको दे सकते हैं, तो हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे अपने ओर से, और क्या कर सकते हैं बेहतर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।